इंसान अगर कोई काम करने के लिए सोच लेता है तो फिर वो करके ही दम लेता है। दृढ़ संकल्पित होकर अगर आप डट जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। अपनी जो क्षितिज पुस्तिका है कक्षा 9 की वो कंप्लीट कर ली हमने। 17 चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम कक्षा 9 की जो दूसरी पुस्तिका है कृतिका, उसका पहला जो अध्याय है फणीश्वर नाथ रेणु महोदय का, वो हम देखेंगे। पहले 9th की दोनों किताबों को कंप्लीट करेंगे, फिर 10th, फिर 11th और फिर 12th। इस प्रकार से हम चलेंगे। जहाँ से जो सवाल बनेगा वो मैं आपको नोट करवाता चलूँगा, अंडरलाइन करवा दूंगा। सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु साहब के परिचय को देखते हैं। इनके परिचय से संबंधित भी कई बार क्या हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर तो कोई न कोई इनका सवाल है जो आता है, या तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है या फिर कूट वाले प्रश्नों में देकर पूछ लिया जाता है। तो आपसे अनुरोध, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं हम। परिचय एक एक चीज नोट करते चलिएगा। देखिए, परिचय में इनका जन्म होता है 1921 में। 4 मार्च 1921 को जन्म होता है और जन्म होता है इनका बिहार के पूर्णिया जनपद। बिहार का कौन सा जनपद है? पूर्णिया जनपद है। उसके अंदर ओराही हिंगना नामक गांव में, ओराही हिंगना, इस गांव के अंदर होता है। प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने वो गांव में ही प्राप्त करते हैं और बाद में फिर ये आगे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आगे है जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या 1942 में जो अपना स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भाग लिया और उसी की वजह से ये 3 साल तक क्या नज़रबंद भी रहे थे। ठीक है। ये इनका थोड़ा बहुत जीवन का जो क्रम है वो चलता है और 1953 में ये साहित्य सृजन में है जो जुट गए थे। अब प्रमुख रचनाओं में लिखिए आप उपन्यास। सबसे पहले लिखिए उपन्यास। ये आंचलिक उपन्यासकार भी कहे जाते हैं, इस नाम से कई बार सवाल पूछा है। इनके उपन्यास और जो इनके कहानी संग्रह, इनके बारे में बहुत बार सवाल आता है। उपन्यास लिखिए रेणु साहब के आप। पहला आता है मेला आंचल, मैला आंचल, जो कि बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट में भी। मैला आंचल, समय लिख लीजिए 1954। मैला आंचल का समय 1954। अगला आता है प्रति, ये भी पूछा गया है, प्रति परिकथा। प्रति परिकथा, इसका समय है अपने 1957। इसके बाद में आता है दीर्घ तपा। दीर्घ तपा, दीर्घ तपा का है अपने समय 1963। ठीक है। और जुलूस, जुलूस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, रचना काल है 1965। क्या है? 1965। इसके बाद में आता है कितने चौराहे। ये पूछा गया कई बार। कितने चौराहे प्रसिद्ध है, कितने चौराहे, इसका है 1965। इसका भी 1965। और पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड। ठीक है। ये मरणोपरांत है 1979 में। ठीक है। ये इनके उपन्यास। इनमें आपको ये जो ऊपर वाले मेला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965 और कितने चौराहे 1965। ये जरूर याद में रखने। मेला आंचल प्रति परिकथा दीर्घ तपा जुलूस कितने चौराहे। मेला आंचल प्रति परिकथा दीर्घ तपा जुलूस कितने चौराहे किसके हैं? रेणु साहब के, फणीश्वर नाथ रेणु साहब के।
ठीक है। और अब हम बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों की। ठीक है, अगला ले लेते हैं इनके हम कहानी संग्रह। कहानी संग्रह लिखिए आप, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में देखिए ठुमरी, पहला कहानी संग्रह है ठुमरी। ठुमरी का समय है 1957। ठीक है, और अगला अग्निखोर। माफ करें, अग्निखोर। आगे है अपने आदिम रात्रि की महक। आदिम, ये पूछा गया है, आदिम रात्रि की महक। ठीक है, और आगे एक श्रावणी दोपहरी की धूप। एक श्रावणी दोपहरी की धूप। और एक इनका और कहानी संग्रह है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तीसरी कसम। तीसरी कसम। अब आप बोलोगे ये सब क्यों लिखवा रहे हो, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे नेट हो। ये सारी की सारी परिचय का आपको एक एक चीज़, रचनाकार के एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हो गए कहानी संग्रह। अब हम देखते कहानी संग्रह में देख लिए, ठुमरी हो गया, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और तीसरी कसम। जिनमें आपको ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और तीसरी कसम और एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये तो याद रखनी ही रखनी है। संस्मरण के बारे में कई बार सवाल आता है, लिखिए इनके संस्मरण, जहाँ से बहुत बार पूछा गया इनके कि किसका संस्मरण है। तो ऋणजल धनजल, ये बहुत बार आया है, ऋणजल और धनजल, ऋणजल धनजल, ये हो गया एक संस्मरण। एक हो गया वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध। और एक हो गया आपके ऋतु अश्रुत पूर्व, ऋतु अश्रुत पूर्व, जिनमें आपको ऋणजल धनजल और वन तुलसी की गंध, ये जो संस्मरण है इनको तो आपको जरूर याद रखना है। रिपोर्ताज भी है इनका एक, वो भी कई बार पूछा गया है। रिपोर्ताज में है नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा। और अगला जो रिपोर्ताज है वह पटना की बाढ़, पटना की बाढ़। ठीक है, ये इनका परिचय होता है साहब। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है, अपना जो पहला उनका उपन्यास है मेला अंचल, इससे इनको विशेष ख्याति मिली थी। मेला अंचल जो उपन्यास है इनका, इससे इनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी। 1954 में ये रचा गया। और लेखन में जो प्राय आंचलिक उपन्यास है, इनका दौर इनके यहाँ से शुरू किया जाता है, शुरू होता है। और इनकी एक माफ़ करें, पहलवान की ढोलक, आपने ये पहलवान की ढोलक 10th के अंदर शायद पाठ पढ़ा होगा, पहलवान की ढोलक। इनकी एक प्रतिनिधि कहानी है। तो पूछ लिया जाए आपसे कि पहलवान की ढोलक किनकी प्रतिनिधि कहानी है, तो रेणु साहब की कहानी है। तो ये होता है साहब इनका एक बढ़िया से परिचय। सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। अब हम प्रारंभ करते हैं इनका जो अध्याय है उसको। अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो प्रयास करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इसी में नहीं हुआ तो एक वीडियो और बना देंगे, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती कहते हैं जो काफ़ी समय से ज़मीनें जो बोई नहीं गई हो, परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड
देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको नोट करवाता चलूँगा। प्रति क्षेत्र में, प्रति का मतलब समझ गए, जो ज़मीन काफ़ी समय से बोई नहीं गई हो। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हो। ठीक है। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दर्शक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि लेखक यहाँ पर हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखने पर कौन सा पुरस्कार मिला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम पुरस्कार मिला था। यहाँ से लेकर धर्मयुग में कथा दर्शक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो ऊपर वाली ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948, ये छुटमुट रिपोर्टाज रहे हैं इनके। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का कभी अनुभव नहीं हुआ। बहुत मज़ा आने वाला, एक एक चीज़ इमेजिन करते चलिएगा। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ था। पटना की बाढ़ का जिक्र यहाँ पर हो रहा है इस अध्याय में, जब 18 घंटे की अविराम बिना रुके हुए वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, पुनपुन नदी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर पानी यानी छाती तक, चेस्ट तक पानी आ गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा करके और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, पानी से जो है चढ़ आया, पानी में डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर से गिर गया है, मतलब कि पानी आगे बढ़ रहा है कि अब गोलघर जो वो जल से गिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। बांग्ला में गोलघर जल से गिर गया, यानी बांग्ला में कहेंगे जानो गोलघर डूबे गए छे। ठीक है। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। देखिए ये लाइन नोट कर लीजिए। अब कहाँ जाइएगा पूछ लिया जाए किसका कथन है, तो रिक्शे वाले का। अब कहाँ जाइएगा किसका कथन है, रिक्शे वाले का। कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, अब तक पानी भर चुका होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनगढ़ गद्यमयी स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। मतलब धन्य है कि मेरे द्वारा निरंतर लगातार अनर्गल यानी बेतुकी, बिना काम की मनमानी जो मेरी करती और बेडोल, मतलब बिना कोई मतलब की बात है जो कर रहा था मैं, अपने आप ये जो बोले जा रहा था उसको वो सहन कर रहे थे, उससे भी वो बोर नहीं रहे थे, उकता नहीं रहे थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। सारे के सारे लोग पानी की कहाँ तक पहुँच गए वो देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में और ज़ुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, पानी कहाँ तक आ गया। सबकी जिज्ञासा यही। देख कर लौटते हुए लोगों की बातचीत। फ्रेजर रोड पर आ गया है, ये लोग बातचीत कर रहे हैं, उनकी कथन है। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग रोड,
इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर भी पानी आ गया होगा। लोग आपस में बातें कर रहे हैं ऐसे। छाती पर पानी है, विमेंस कॉलेज के पास डूबा हुआ पानी है, कि यहाँ छाती पर पानी, विमेंस कॉलेज के यहाँ डूबा हुआ पानी, कि डूब सकती इतना आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ऐसे करते हैं ना, कोई पानी है वो डूब रहा है, लो डूब गया। तो उसी तरीके से लोग बातचीत करते हुए करें, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, लो साहब बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत, आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। कौन? बाढ़ का जो पानी है वो। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और भय के साथ प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। बिल्कुल फुसफुसाहट से कि मैं बहुत कायर हूँ, डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। वो भी रिक्शा वाला भी मज़ा लेता है कि साहब जी चलिए न थोड़ा और आगे चलिए और देख लीजिए। तो ये कथन भी किसका है? चलिए न थोड़ा और आगे, रिक्शे वाले का कथन है। ठीक है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो ये कथन भी पूछा जा सकता है, लिख लीजिए, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। कौन बोलता है? भीड़ का एक आदमी। विकल्प में से मिलेगा भीड़ का एक आदमी कहता है करंट बहुत तेज, मतलब भाव बहुत तेज आगे। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अब ये स्वयं कह रहे हैं लेकिन कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और रिक्शे वाले मजले, चलिए ना थोड़ा और आगे चलिए। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो सिनेमा शो बंद, सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। तो अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से किस ओर चले? गांधी मैदान की ओर चले। तो रिक्शा मोड़कर सिनेमा हॉल का नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है? अप्सरा सिनेमा हॉल। ध्यान में रखिए, सिनेमा हॉल का क्या नाम है? अप्सरा सिनेमा हॉल। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे आज। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गेरू रंग का आवरण है जो आच्छादित हो रहा था। पानी उसको ढक रहा था सब चीज़ों को। हरियाली पर सने सने धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। देखिए, ये कथन पूछा जा सकता है किसका है? तो एक अधेड़, मुस्टंड, हम गाँव में बोलते हैं मुस्टंड, मतलब बॉडी बिल्डर, बॉडीगार्ड सा गाँव। तो आंचलिक भाषा का प्रयोग क्या है? मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, लो, जब दानापुर डूब रहा था ना तो पटनिया बाबू, मतलब ये पटनिया, पटना के जो लोग थे, उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो, अब भुगतो तुम, अब देख लो तुम भी। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए साहब आप। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, बिल्कुल जिज्ञासु होकर। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ये आवाज़ आ रही थी स्टूडियो से समाचार सुन रहे थे क्या, कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। यह समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, सरल हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। हम परेशान होंगे तो लोग बोलेंगे कि डर गए साले। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे।
बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन का मतलब पास आया हुआ। संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रम में नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का, मतलब डरे हुए थे, जरा इन बुज़दिलों का होलिया देखो, हाल देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि, एक बार डूब ही जाए कि धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, वहाँ चल लो, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, क्योंकि सब घुसे पड़े मिलेंगे वहीं पे। आसामी बमाल तो देशी आंचलिक शब्द हैं, उनका मज़ा लीजिए आप। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। तो मैगजीन कॉर्नर कहाँ पर था? राजेंद्र नगर चौराहे पर, ध्यान में रखिएगा। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूँ। एक सप्ताह की खुराक यानी एक सप्ताह की किताबें हैं जो मैगजीन है, एक साथ ले लूँ। क्या क्या ले लूँ? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। नोट कर लीजिए, जो राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर था, उसका जो किताबों का जो दुकान का मालिक था उसका नाम था कृष्णा। मालिक कृष्णा पूछा जा सकता है, कृष्णा, ठीक है। पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की क्या लेगा, सुध लेगा, हालचाल लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती। मतलब कोई भी जो गांव में टेम्पो लेके कोई अनाउंस करता है ना माइक में, तो वो कि यहाँ पर जो 4 बार और गूंजती थी आवाज़। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों, आ गया है आपके शहर में। इस तरह की आती है ना आवाज़ें। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, ऊंचे स्वर में करता है, सुन मेरे बंधु रे ऐन सुन मोरे मितवा। बड़े ऊंचे स्वर में गाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं ऐसी गूंजती है वापस आवाज़। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? अरे गैस है कि नहीं है, गैस का क्या हाल है? लेखा कथन है, किससे पूछते हैं? गृह स्वामिनी से कि है कि नहीं। बस उसी का डर है। वो बोलती है कि उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर रूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। असल में मीटर रूटर कहते हैं रोटी बाटी चाय वाय, उसी तरीके से ये यहाँ पर शब्द का प्रयोग है, मीटर रूटर। पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। किरासन यानी केरोसिन जो तेल होता है उसके लिए, कि वो एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से क्या
भर गया साहेब। आगे देखिए। सारा शहर जगा हुआ है, पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुर, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया भी नहीं। कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ? कविता, शीर्षक, वर्ड, आकुल प्रतीक्षा। धत, शीर्षक क्या दूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ? नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947, मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। 1947 मनिहार के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सत्यनाथ भादुड़ी। तो पूछा जा सकता है गुरुजी का क्या नाम था, तो स्वर्गीय सत्यनाथ भादुड़ी नोट कर लीजिए। के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। 1947 का जिक्र कर रहे हैं जो उनको स्मृति में आ रहा है। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, जो गुरुजी वो कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरफ के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है। पकाए घाव, पानी में ज़्यादा देर तक हम डाल के रखते हैं पैरों को तो वो आ जाती है ना उस तरह की गीले से कुछ सॉफ्ट से, उस तरह तो ज़्यादा रखने की सड़ जाती है। तलवों में भी घाव हो जाता है। पका ही घाव की दवा, दिया सलाई की डिब्बियाँ और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई घाव की दवा जो है दिया सलाई की मांग होती। पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती ताकि उसको ठीक कर सके। 1949, उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गाँव में हम पहुँचे थे। तो 1949 महानंदा की बाढ़, तो ये आप सन और जगह ध्यान में रखिएगा। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। तो ये पूछा जा सकता, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। किसका कथन है? डॉक्टर का। किसका है? डॉक्टर का। ठीक है। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा। ये बीमार जो नौजवान था, तो हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा, कि हमारा कुत्ता भी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये कौन कहता है? बीमार नौजवान का कथन है, लिख लीजिए आप। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा। देखिए मजे, देखिए कुत्ता भी उतर गया उसके साथ मालिक, कि हमारा जैसे वो ऐसे बोल रहा है कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा, मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही मतलब एक प्रकार का लोक नृत्य। पूछा जा सकता बलवाई नाच हो रहा है, तो पूछ ले बलवाई क्या है, तो एक प्रकार का क्या है? लोक नृत्य है। एक प्रकार का क्या है? लोक नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, दिखा रहा हो। और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से क्या लौटाने गया है। इस पद के साथ ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धगिड़ गिड़ चक्के चक धुम चक्के चक धुम चक धुम चक धुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ राहत बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाई नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की
तो लेखक का परम मित्र कौन? भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आती है? यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी साहब। इस समय मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम है जो चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने लगे थे। तबला नाव चला, वो जल विहार कर रहे हैं। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव है जो छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। आगे देखिए, मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पुनपुन का जो नदी का पानी है वो राजेंद्र नगर में घुस आया था। कब? 1967 में। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। क्या? हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई। जो भी कुछ बोलना चाह रहे थे वो सारी की सारी बेकार हो गई। और युवकों के रंगे लाल लाल होठ यानी अधर और गाल जो काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मजेदार होशियार काहो राम सिंगार पनिया रहलो है उहने आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। मतलब खोपड़ी में ही चल रहा है, राजेंद्र नगर में आ गया, ये आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक नहीं है। 2:30 बज गया मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया है, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया है, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। इंजीनियर जो वर्क कर रहे थे शायद उन्होंने रोक लिया होगा, काबू पा लिया होगा शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया होगा। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से है? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगह हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देते हैं। चुप चुप। ये सारी की सारी कार्यक्रम चल रही है। निपटा देते हैं, पार्ट को कंप्लीट ही कर देते हैं। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई। ये स्मृतियों में आ रहा है, उनके याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोलिंग रोड के था जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। फ़ोन करते हैं तो आते हैं ना टिंग टिंग, जो बीप वगैरह की आवाज़ है, तो यहाँ पर कह रहा है कोई टुंग फुंग की आवाज़ नहीं थी। बिल्कुल देसी ठेठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा, यानी जिसे आजकल में बच्चा होने वाला हो, हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी, इनकी तरफ देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहूं रंग के भेड़।
ओई धाको ऐसे गछे जल, झकझोर मुझे जगा आ गया। घड़ी देखी ठीक 4:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहे लो है पनिया पनिया, पानी आ गेलो, ओ राम सिंगा रो मोहन रामचंद्र रो। आवाज़ें करते लोग, अरे पानी आएगो, रामड़ा पानी आएगो, रामड़ा पानी आएगो। वो सब बातें चल रही थी आवाज़ें। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। झाग फेन लिए कौन आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था, पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ, खेलता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से आगे और बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। तो पानी का पहला रेला लगा ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव चीख पुकार और पानी का कलरव, बिल्कुल कलकलरव, बहुत तेज ध्वनि, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी क्या हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी नहीं, गंगा जी का, आ गेलो। कोई कहता है सोन का, नहीं गंगा जी का है, आ गेलो, आ गया है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह का आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोंपड़ी गई चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। यह था साहब अपना अध्याय। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे, जो भी सामान है वो इकट्ठा करने लगे थे। पाठ के अंदर आया है और शब्दार्थ इसमें है नहीं, बीच बीच में दिए गए थे जिनका मैंने आपको बता दिया। तो जो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ कथन, वो मैंने आपको नोट करवा दिए। एक बार पाठ को और अच्छे से आप देख लीजिएगा दोबारा। अनुरोध आपसे, अब लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल पे जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, आज ही एक डाला है कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। उस चैनल का नाम है आदि की आवाज़, जिस पर मैं कविताएं और मोटिवेशनल वीडियो है जो डाला करता हूँ। और मेरा यह पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से है, जो चीज़ों को इमेजिन करते चलोगे। हिंदी साहित्य का रस यही है कि आप कल्पना करते चलोगे, पंक्तियों के साथ साथ बहते चलोगे तो आपको रस भी आने लगा और चीज़ें जो खोपड़ी में जाने लगेगी। जय हिंद, मिलता हूँ 8 बजे वाली क्लास में।